हाँ जी, तो अब ध्यान से सुनो। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या कर लिया था। हम लोगों ने बेसिकली इस पे दो क्लासेस अभी तक लगाया है इस चैप्टर्स पे, राइट और नॉट। दो क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब जनरलिटीज करेंगे ना, तो एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। इन दोनों अप्रोचेस से रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो होता है ना, ये आपको याद रखना है। और दोनों अप्रोच से जर्नल एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जर्नल एंट्री वैसी का वैसी बनेगा। मतलब अगर सपोज अगर हमने बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, एक ट्रांजेक्शन है, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, कैश का ऑन डेबिट टू कैपिटल। तो चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करो, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करो, दोनों से एंट्री यही होएगा, कैश का ऑन डेबिट टू कैपिटल ही होएगा। ये चीज आपको समझाया हुआ है, राइट। तो मेनली जरा एक बार दोबारा से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद रख लो। ट्रेडिशनल अप्रोच का सबसे ज्यादा जो है ना, जनरली लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, और मॉडर्न अप्रोच भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। बट मॉडर्न अप्रोच क्या है ना, मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा इजी होता है। अगर आप क्वेश्चंस बनाओगे और कंपेयर करोगे तो मॉडर्न अप्रोच इज इजियर देन ट्रेडिशनल अप्रोच। बाकी दोनों अप्रोच है आसान, कोई टफ वाली बात नहीं, मुश्किल वाली बात नहीं। जिस मर्जी से आप बनाओ, आंसर जो है आपको निकलेगा ही निकलेगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीन अकाउंट जो है हमने क्लासिफिकेशन में भी सीखा था। और इन तीन अकाउंट्स के लिए जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, पर्सनल के लिए है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसका हिंदी होता है, अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट कर दो, और जो देने वाला है गिवर, उसे आप क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट कहता है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे ज्यादा रियल अकाउंट अप्लाई होएगा। मतलब जो आता है उसे आप डेबिट कर दो, और जो जाता है उसे आप क्रेडिट कर दो। सिंपल सिंपल, जो मेरे पास आया उसे डेबिट, और जो मेरे यहाँ से गया, कोई भी एसेट्स, रियल के अंदर एसेट्स आते हैं, राइट और नॉट, तो जो गया उसे आप क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट भी बहुत ही आसान है, सिंपल है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर जो भी एक्सपेंसेस होता है, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, वेजेस पेड, इन सबको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और इनकम के अंदर जब इंटरेस्ट रिसीव, रेंट कैन बी एक्सपेंस कैन बी इनकम। अगर रेंट को पे किया है तो एक्सपेंस होता है, और रेंट को अगर रिसीव किया है तो इनकम होता है। इनकम का मतलब वर्ड लगा रहेगा रिसीव, ठीक है। तो इनकम को क्रेडिट करो, और जो एक्सपेंस है जिसे आपने पे किया है, राइट, सैलरी पेड, एक्सपेंस पेड, जो भी, तो उसे आप डेबिट करोगे। मॉडर्न अप्रोच से सभी अकाउंट्स को पांच कैटेगरी में बांटा हुआ है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, एसेट्स एंड एक्सपेंस एक जैसा होता है। तो एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होएगा तो आपको उसे डेबिट करना है, और डिक्रीज होएगा तो आपको उसे क्रेडिट करना है। लेकिन बाकी जो तीन है, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, रिवेन्यू को इनकम भी आप बोल सकते हो, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, तो इन तीन में आपको क्या करना है, अगर ये डिक्रीज होता है तो डेबिट करोगे, और इंक्रीज होता है तो आपको क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में या तो डेट, या डेट नहीं गिवन होगा तो सीरियल नंबर, कोई एक ही होएगा। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स होता है, दिस इज एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फॉलियो। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, रुपीज और रुपीज। इस रुपीज की जगह आप रुपीज का सिंबल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो फॉर्मेट है ना, इसके अंदर डेट, डेट और सीरियल नंबर, तो भाई जिस डेट पे ट्रांजेक्शन होता है ना, वो वाला डेट लिखना होता है इस कॉलम में। मान लो आज डेट है कौन सा, 2021, और आज क्या डेट है जरा बताओगे मेरे को। हाँ जी, 13। 13 है या 12 है, 13 जून, 12 जून है, 12 है।13 जून है, 12 जून ऐसे लिखना होता है। फिर 13 जून की अगर ट्रांजेक्शन करेंगे 13 जून, 14 जून का ट्रांजेक्शन होगा 14 जून, अगर 15 का नहीं हुआ 16, 17 हो गया डायरेक्टली तो 17। जिस जिस दिन की ट्रांजेक्शन होगी वो लिख के चले जाते हैं। तो डेट का मतलब सिंपल डेट लिखना है। पर्टिकुलर्स में क्या लिखना होता है, जैसे किसको डेबिट कर रहे हो, किसको क्रेडिट कर रहे हो, वो चीज आपको मेंशन करना होता है, राइट। जो कि मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था। किसे डेबिट करोगे, किसे क्रेडिट करोगे, वो चीज लिखना है। नरेशन में नरेशन फॉर या बीइंग से स्टार्ट होता है, याद रखना। नरेशन जो है, नरेशन इज सिंपली, इट इज अ शॉर्ट समरी। समरी होता है जिसे ब्रैकेट में लिखना होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन या ईच एंट्री, ब्रैकेट में लिखो फॉर या बीइंग वर्ड स्टार्ट में लगा के। लेजर फॉलियो सिंपली क्या होता है, पेज नंबर होता है।
फॉलियो नंबर ऑफ लेजर, ये इसके बारे में लेजर के चैप्टर्स में आएंगे ना, तो और दोबारा से बताऊंगा। जैसे ये जो जर्नल एंट्री की बुक है, मान लो ये जर्नल एंट्री लिख रहे हो ना, तो आगे चल के एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, लेजर हमें बनाना है। तो लेजर का भी ना इस टाइप से अकाउंट बनता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट याद है, चैप्टर 6 में पढ़ा था टी शेप अकाउंट। चैप्टर 6 में टी शेप जो अकाउंट आपने बनाया था ना, सेम एज इट इज जो है लेजर अकाउंट बनाया जाता है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। तो ये लेजर जितने भी बनाते हैं ना, तो इसका बुक अलग होता है, लेजर का रजिस्टर्स अलग होता है, जर्नल के लिए रजिस्टर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो मान लो ये पेज नंबर 2 है ना, यहाँ पे सपोज जर्नल बनाया, और लेजर का मान लो 241 पेज नंबर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 241, और यहाँ पे लिखूंगा, इसका भी फॉलियो होता है, जर्नल फॉलियो लेजर में होता है। तो यहाँ पे पेज नंबर 2 लिखूंगा, यहाँ पे पेज नंबर 241 लिखूंगा, ताकि आसानी से हम ट्रांजेक्शन्स को इजीली ट्रैक कर पाए। जर्नल से लेजर के बुक में हमें आइडेंटिफाई करना है कि जर्नल वाली एंट्रीज को लेजर में कौन, तो हम इजीली ट्रैक कर पाते हैं। समझ में आया कि लेजर फॉलियो क्या होता है? तो लेजर फॉलियो इज सिंपली पेज नंबर, दैट्स इट। एंड डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, दो कॉलम होता है, जिसे डेबिट करोगे डेबिट में लिख दोगे उतने अमाउंट, और जिस अकाउंट को क्रेडिट करोगे उसे आप क्रेडिट कॉलम में उतने अमाउंट लिख दोगे, दैट्स इट। ये फॉर्मेट था। फिर हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखा था, एक एग्जाम्पल भी करा था। जैसे देखो एग्जाम्पल आपको पहले तो ये जनरेटिव दिखाता हूँ। तो मैंने कहा इसमें क्या है, ये सीरियल नंबर आ गया, डेट नहीं है, डेट की जगह सीरियल नंबर। पर्टिकुलर्स में इस टाइप से लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर नरेशन आपको ब्रैकेट में करके, और फिर एक ये अंडरलाइन भी लगाना होता है हर बार। फिर लेजर फॉलियो में अभी तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपके एग्जाम के अंदर लेजर फॉलियो लिखने की जरूरत नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकली लाइफ में जो होता है ना, लेजर फॉलियो होता है। ठीक है ना, लेजर फॉलियो का लेजर के बुक का पेज नंबर, जर्नल फॉलियो आएगा लेजर वाले चैप्टर्स में, तो वहां पे जर्नल फॉलियो का मतलब होता है जर्नल बुक का पेज नंबर, और ये है डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, और रुपीज, दैट्स इट। ये फॉर्मेट था, इसको यहाँ पे कैसे आंसर लिखना ये भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कई सारी एंट्रीज, टोटल 13 एंट्रीज, ये यहाँ से मैंने बताया था दीज आर द ट्रांजेक्शंस। हम इस ट्रांजेक्शंस का अलग अलग क्या करेंगे, एंट्री पहले सीख लेंगे, फिर क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, और आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आते चला जाएगा, और कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, राइट। तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, राइट। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश के थ्रू, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऐसा क्यों करते हैं, ये रीजन भी बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। बिकॉज इसमें कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट जो है ना वो रियल है, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। तो कैश अकाउंट, हमारे पास कैश क्या हुआ, आया, जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमारे पास कैश आया, राइट। तो इसलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, और कैपिटल गया नहीं है। ठीक है, कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, उस पर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल जो ओनर का पैसा होता है, ओनर देने वाला, ओनर ही कैश दे रहा था हमें बिजनेस में, राइट। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट द गिवर, यानी कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक अकाउंट अगर आप डेबिट करोगे तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। तो कैश अकाउंट को अगर आपने डेबिट किया है बिकॉज कैश आया है, तो दूसरा अकाउंट जो कैपिटल है उसे आपको क्रेडिट ही करना पड़ेगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। पहला तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बता दिया, नाउ सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, एसेट्स को डेबिट करो इंक्रीज होता है तो, और एक्सपेंसेस को भी डेबिट करो अगर इंक्रीज होता है तो। मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, एसेट्स और एक्सपेंस को इंक्रीज होगा तो डेबिट, एंड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। उसके बाद बच जाता है लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। इन तीन आइटम को जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है, और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट करना है। तो यहाँ पे देखो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश करोगे तो एक कैश अकाउंट आएगा, एक कैपिटल आएगा। तो कैश एसेट्स है, और कैश इंक्रीज हुआ है, तो आपने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, बट कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए क्रेडिट कर दिया। सेकेंड आपका क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेकेंड ट्रांजेक्शन मैंने समझाया था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है कि हमने कैश को अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है। बिजनेस का बैंक अकाउंट, उसको उसको हम लोग करेंट अकाउंट भी बोलते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम पे हमने क्या किया, एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन कराया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस।
बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए बैंक में अकाउंट ओपन कराए। कई सारे ट्रांजेक्शन जो हम बैंक के थ्रू भी करेंगे, चेक के थ्रू भी, ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन रिसीव भी करेंगे, तो इसलिए बैंक अकाउंट ओपन कराना जरूरी होता है, राइट। तो हमने अपना कैश बैंक में डिपॉजिट कराया या न्यू बैंक अकाउंट ओपन कराया, तो क्या होगा सोचो। एक तो कैश हमारे यहाँ से जाएगा, राइट और नॉट, डिक्रीज हो जाएगा। तो मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करो तो कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। और बैंक इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक में मेरे पैसे इंक्रीज हो गए, तो बैंक इज ऑल्सो एसेट्स मॉडर्न अप्रोच से। तो बैंक इंक्रीज हो रहा है तो आप उसे डेबिट करोगे, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा सर अगर इसे ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाना हो तो ट्रेडिशनल अप्रोच से कैश अकाउंट होता है रियल। तो रियल का क्या होता है, जो आता है उसे डेबिट, जो जाता है उसे क्रेडिट, राइट। तो कैश हमारे यहाँ से गया तो हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन बैंक आया नहीं है। बैंक अकाउंट जो होता है पर्सनल होता है, जितनी भी बैंक के नाम और कंपनीज के नेम, फॉर्म्स के नेम, इंडिविजुअल पर्सन का नेम, सब पर्सनल है, राइट। तो पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट किसे करोगे, जो रिसीव करने वाला है। तो बैंक ने इस बार रिसीव किया, बैंक कैश रिसीव कर रहा है, तो इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर। कोई एक अप्रोच भी अप्लाई कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे जितनी भी एंट्रीज है ना, तो इसका रीजन लॉजिक ज्यादा उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। बाकी मैं जानबूझ के आपको अलग अलग एंट्रीज लिखा रहा हूँ, तो ये आप याद भी कर लोगे ना, तो अपने आप 4-5 क्वेश्चंस करोगे, इवन याद भी रट्टा भी नहीं लगाना, 4-5 क्वेश्चंस करोगे ना, तो अपने आप ये चीजें लर्न हो जाएगी। तो आपको जो है क्या हो जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगा। सेम एज इट इज, अगर मैंने कैश को विथड्रॉ करा है ऑफिस यूज के लिए फ्रॉम बैंक, बैंक से अब पैसे विथड्रॉ करे, तो भैया जब जमा करा था आपने डिपॉजिट तो बैंक अकाउंट टू कैश, तो जब पैसे निकालोगे तो जस्ट उल्टा हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका लॉजिकल रीजन फाइंड कर लो। हमारे पास कैश आया, इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया, और बैंक डिक्रीज हो गया तो मैंने क्रेडिट कर दिया। मॉडर्न अप्रोच आसान है, तो इसीलिए मैं आगे की जितनी भी है मॉडर्न अप्रोच से करा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर है क्या, हमने इस बार पैसे क्या किए, विथड्रॉ करा। हमने नहीं, ओनर ने विथड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्रॉइंग्स। तो भैया उसने बैंक से पैसे विथड्रॉ कर लिया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक डिक्रीज हो गया। और ड्रॉइंग जो है, ड्रॉइंग्स आपका बेसिकली क्या हो गया, ड्रॉइंग जो है एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया एक तरीके से, तो आपका क्या हो गया, बेसिकली डेबिट हो गया। ड्रॉइंग्स इज एग्जैक्टली नॉट एक्सपेंस, एक्सपेंस मत बोलना आप। बेसिकली ड्रॉइंग जो है कैपिटल के अंदर आता है, ओनर ने पैसा विथड्रॉ कर लिया है, राइट। अब ये चीज भी आप कह सकते हो। तो ड्रॉइंग्स कैपिटल के अंदर आता है, तो अगर कैपिटल क्या हो गया है, डिक्रीज, तो उसे आप डेबिट कर दोगे, राइट और नॉट। ये चीज भी आप समझ सकते हो। और नेक्स्ट आ जाओ जी, फिफ्थ। फिफ्थ मैंने क्या बताया, व्हेन फिक्स एसेट्स आर परचेज। ये तीन इंपॉर्टेंट रहेगा साथ साथ में। फिक्स एसेट्स का फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ध्यान से सुनना। फिक्स एसेट्स के लिए फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये तीन एक जैसा रहेगा, बट एक जैसा नहीं है। फिफ्थ, सिक्स, सेवन रिलेटेड है, कहने का मतलब इसमें फिक्स एसेट्स है, ये भी फिक्स एसेट्स है और ये भी फिक्स एसेट्स है, तो इसलिए ये तीन क्या है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ध्यान से सुनना जरा। फिफ्थ में क्या किया हमने, फिक्स एसेट्स को परचेज करा है। सिक्स में हमने फिक्स एसेट्स को सेल करा है। और सेवन पे हमने फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया है। ओके, तो जब हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं कैश या बैंक के थ्रू, ठीक है जी, तो फिक्स एसेट परचेज करेंगे, तो फिक्स एसेट जो है एसेट्स है आपका। तो अगर परचेज करा तो फिक्स एसेट इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होगा एसेट्स तो डेबिट, मॉडर्न अप्रोच बता रहा हूँ। और हमारे यहाँ से कैश जाएगा या बैंक जाएगा, यानी कैश या बैंक डिक्रीज हो गया है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। कैश होगा तो कैश लिखना है टू, और बैंक होगा तो बैंक लिखना है। और सेम इसका उल्टा है सेल। परचेज की उल्टा होता है सेल। अगर सेल करोगे तो फिक्स एसेट चला जाएगा और बैंक या कैश हमारे पास आ जाएगा, यानी बैंक या कैश इंक्रीज हो गया तो डेबिट कर दिया बैंक ऑब्लिक कैश, और फिक्स एसेट्स को आपने क्रेडिट कर दिया। अब इसमें एक चीज याद रख लेना है कि जब भी फिक्स एसेट्स का परचेज या सेल करते हो ना, तो फिक्स एसेट्स का नाम आएगा। फिक्स एसेट्स के लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया, फिक्स एसेट्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, राइट। उसके बाद आती है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। सिर्फ प्लांट भी आ सकता है, सिर्फ फर्नीचर भी आ सकता है, सिर्फ बिल्डिंग भी आ सकता है, सिर्फ मशीनरी भी आ सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट। तो उस एसेट्स का नेम आएगा, परचेज करो या सेल। इवन आप डेप्रिसिएशन भी लगाओगे तो डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट। और किस पे डेप्रिसिएशन लगाया, उस फिक्स एसेट्स पे, तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती, तो इसलिए उसे आपको क्रेडिट करना पड़ता है। फिर इसके बाद एट्थ आते हैं, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ये भी क्या है, तीन एक जैसा रहेगा, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। आप इस हिसाब से भी याद कर सकते हो, अलग अलग नहीं है। इन तीनों में क्या है,
सिमिलर चीज है गुड्स। गुड्स के बारे में है 8th 9th एंड 10th। गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को जब हम परचेज करेंगे, गुड्स को हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। गुड्स परचेज की ही है तीनों एंट्री, तीनों एंट्री गुड्स परचेज की। तो परचेज आर 3 टाइप्स। परचेज 3 तरीके का हो सकता है, या तो कैश में बाय करा, या बैंक के थ्रू बाय करोगे, या उधार पे यानी किसी पर्सन से बाय करोगे। तो भाई गुड्स परचेज करोगे ना, तो हमारे यहाँ पे गुड्स आया यानी कि गुड्स इंक्रीज हुआ। तो गुड्स के लिए वर्ड यूज होता है क्या चीज, परचेजेस। गुड्स के लिए यूज होता है जब परचेज करोगे तो परचेजेस, और गुड्स को जब सेल करोगे तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेल्स अकाउंट, राइट। तो हमने गुड्स परचेज करा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, हमने अगर कैश किया है तो कैश डिक्रीज हो गया, मतलब कैश से परचेज करा है तो कैश डिक्रीज, तो इसलिए कैश को क्रेडिट। अगर मैंने परचेज किया है किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, यानी कि चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो टू बैंक। और अगर मैंने क्या किया है, उधार पे खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू उधार वाले का, उस पर्सन का नेम आ जाएगा। और जब हम उधार पे परचेज करते हैं तो उस पर्सन को क्रेडिटर्स भी कहते हैं। तो अगर नेम ना दे तो क्रेडिटर्स लिख देना, अदरवाइज उस पर्सन का नेम लिखा होगा तो उस पर्सन का नेम लिख देते हैं। इसलिए मैंने इधर अलग से भी बताया हुआ है कि परचेज जो है दो चीजों का होता है, एक तो फिक्स एसेट्स, एक होता है गुड्स का। फिक्स एसेट्स का होगा तो या तो कैश या बैंक के थ्रू परचेज होता है, उधार पे जनरली फिक्स एसेट्स परचेज नहीं होता। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कैश में करो तो कैश, बैंक में करो तो बैंक, कोई एक ही होगा। और अगर आपने गुड्स को परचेज करा है कैश में, बैंक में या उधार पे, एंट्री नंबर 8 9 10, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक या टू नेम आ जाएगा। इसके बाद फिर 3 परचेजेस के हैं गुड्स का, तो उसके बाद 12 13, ये दोनों जो है आपका 12 13, एक और भी होगा 11 12 13, 11 12 13, ये 3 एंट्री आपका किसका हो गया, गुड्स को बेचने की हो गई। ऊपर में 3 एंट्री था गुड्स को परचेज करने का, अब गुड्स को सेल करने का। तो गुड्स को सेल करने की 3 एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनना। सेल जब करोगे, अब यहाँ पे इसको शॉर्ट में बताया, सेल। सेल के लिए क्या होता है, सेल सेम फिक्स एसेट्स का सेल और गुड्स का सेल। फिक्स एसेट्स का भी सेल होएगा और गुड्स का भी सेल होता है, राइट और नॉट। तो अगर मान लो फिक्स एसेट्स बेचते हो, फिक्स एसेट्स को सेल करोगे या तो कैश या बैंक में, तो भैया फिक्स एसेट जा रहा है, इसकी एंट्री अभी ऑलरेडी बता दिया था, और हमारे पास कैश या बैंक आएगा। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यानी कि टू फिक्स एसेट अकाउंट। और अगर आपने गुड्स को सेल करा है कैश में, बैंक में या क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर उस पर्सन का नेम डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। सेल से स्टॉक डिक्रीज हो जाता है, बट गुड्स को जब सेल करोगे तो उसके लिए वर्ड सेल्स लिखना पड़ता है। तो ये होगी हमारी एंट्री नंबर 10 नहीं 10 11 12 13। गुड्स को अगर बेचा तो कैश टू सेल्स अकाउंट, गुड्स को अगर चेक के थ्रू बेचा बैंक के थ्रू तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और उधार पे बेचा तो उस पर्सन का नेम टू सेल्स। अब नेम के लिए मैंने एक चीज बताया था कि या तो सिर्फ मोहन डेबिट टू सेल्स मोहन लिखोगे, या मोहन अकाउंट लिखना है तो ए पोस्ट ऑफिस एस लगा के उसका अकाउंट लिखना पड़ता है, राइट। यहां तक मैंने बता दिया है। अब एंट्री नंबर 14 15, दो एंट्री और कर लो जरा फटाफट। एंट्री नंबर 14 15 कर लो जरा, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर बुक के क्वेश्चंस करेंगे, फिर और आगे एंट्रीज करते चले जाएंगे। ऐसे ऐसे कम से कम 40 के अराउंड एंट्रीज हैं हमारे पास। 40 एंट्रीज कर लोगे तो आपका जो है चैप्टर नंबर 8 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी और कोई एक्स्ट्रा एंट्रीज आती है ना, तो उसको जर्नल एंट्री का जो रूल होता है डेबिट क्रेडिट का, उसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करके आप अपने आप खुद ब खुद भी कर सकते हो। तो जरा ये लिख लो 14th और 15th लिख लो, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। और यहाँ पे जब आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न लिखोगे ना, तो इसे आप लिखो, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, एंड सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इसकी क्या एंट्री होगी। तो भाई एक बात बताओ, लिखने से पहले सबसे पहले तो 14 लिखना, अब लिख रहे हो आप लोग, ठीक है, लिख लो इसको 14th और 15th नंबर एंट्री, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो 14th नंबर जब आप लिखोगे परचेज रिटर्न, ठीक है ना, उसकी एंट्री। तो एक बात बताओ, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, हम रिटर्न करेंगे या हमें कस्टमर रिटर्न करके देगा, सोच के बताओ। हम है बिजनेसमैन, हम लोग दुकान वाले हैं, वी आर अकाउंटेंट, ये हमारा शॉप है, हम लोग कौन है, वी आर अकाउंटेंट, हमारी शॉप है ये, राइट। तो परचेज रिटर्न कौन करेगा, ये हूं मैं अकाउंटेंट, आई एम दी अकाउंटेंट। बताओ भाई जरा,
मैं गुड्स को रिटर्न करके भेजूंगा या मेरे पास गुड्स आएगा रिटर्न होके? जरा सोच के बताओ फटाफट क्विकली। सर अकाउंटेंट रिटर्न करेगा। बिल्कुल, हमने मान लो इस तरफ से किसी से परचेज करा था ना, इस मोहन से, ठीक है, तो कोई सामान खराब निकल गया, सामान मतलब गुड्स, तो इसे मैं वापस रिटर्न कर दूंगा, इसलिए वर्ड है टू, सप्लायर को रिटर्न करना है। और फ्रॉम कस्टमर, तो सेल्स रिटर्न जो होता है फ्रॉम मतलब कस्टमर हमें करता है इस तरफ से, राइट, इधर से कस्टमर हमें रिटर्न करता है, ठीक है, जिसको हमने सेल किया है वो सेल्स रिटर्न करेगा, और हमने परचेज करा है तो हम रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो सोच के बताओ, परचेज की क्या एंट्री होती थी? परचेज का जस्ट उल्टा होता है। उधार परचेज की क्या एंट्री होती थी बताना जरा, क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या लिखते थे, जरा बताओगे फटाफट। उधार परचेज की क्या एंट्री आपने लिखा था, टेल मी, जरा क्विकली बताओ, बोलो भाई, यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ आपको। परचेज करते हो तो परचेज आता है सर परचेजेस परचेज टू नेम, अकाउंट डेबिटेड टू उस पर्सन का नेम, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम। है ना, राम से किया तो राम का अकाउंट, या यू कैन सिंपली से परचेजेस टू नेम। और अगर हमने उसको वापस रिवर्स करके रिटर्न कर दिया तो क्या लिखोगे आप, जरा बताओ क्या लिखोगे फिर? उस पर्सन का नेम लिखेंगे जिसको भी आप रिटर्न करोगे, नेम, मैंने वर्ड लिख लिया सप्लायर, उस पर्सन का नेम डेबिट टू, टू क्या लिखोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, इसमें वर्ड रिटर्न भी लगा देना है। सर हाँ जी, सर अगर नाम ना दे रखा हो तो क्या लिखेंगे? तो नाम ना दिया इसी के लिए बताया कि आपको सप्लायर लिखना है, जब नेम नहीं दिया होगा तो सप्लायर, सप्लायर वर्ड लिख देंगे, सप्लायर क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर से ही हमने लिया होगा, उधार पे लिया होगा तो उधार पे, नहीं तो सप्लायर लिख देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। और सेल्स रिटर्न का फिर क्या होएगा, सेल के लिए एंट्री होता था नेम टू सेल्स, तो इस बार हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न का उल्टा, जैसे मर्जी वैसे आप याद कर सकते हो, अकाउंट टू नेम कस्टमर। नरेशन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, नरेशन अब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रिटर्न, राइट। इसे जरा कॉपी करो, कॉपी किया हुआ हो जाएगा तो बताना आप, ओके। हो गया भाई कॉपी किए हुए, नोट कर लिया आपने, बड़े आगे हम लोग। सर जो 15th बोलो वाले भाई में बोलो, उसमें ब्रैकेट में कस्टमर लिखा है। हेलो, कुछ तो बोलो, सर जिस दिशा, कर सर लिया जो आपने आपने नोट? 15th, सर 15th वाले में आपने कस्टमर लिखा है ब्रैकेट में। और दोबारा से क्या कह रहे हो? सर 15th वाले में आपने कस्टमर लिखा है ब्रैकेट में। हाँ जी, कस्टमर है, ठीक है सर। यहाँ पे जो है ना ये नेम कस्टमर, जिस पर्सन से हमने, सर नोट हो गया। तो आगे बढ़े हम लोग, बोलो भाई दिशा। यस अब सर। आ जाओ जी, हमने कर लिया है 15 तक, अब आते हैं जरा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों ने पिछली क्लास में करा था सॉल्व, आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये मैंने होमवर्क में भी दिया था, क्या आप लोगों ने ये होमवर्क में करा था इस एग्जाम्पल को, बताओ जरा। नहीं करा था, चलो कोई बात नहीं, अभी करो जरा ध्यान से। देखो जरा, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000, bought furniture worth ₹50,000, cash deposited into bank 30,000, withdrew cash from bank for office use, cash withdrew from bank for personal use, ठीक है जी, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000। ये सारी एंट्री अब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जरा बताओ फटाफट। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, पेमेंट बाय चेक, बॉट का मतलब भी परचेज होता है, ऑफ ₹9,000 फ्रॉम अमरेश इन कैश, राइट।
और purchase goods of rupees 13,000 from Suresh and purchase goods from Amit on credit of rupees 1। यहाँ से पहले तो स्टार्टिंग के 5 एंट्रीज आप करो। नेक्स्ट जो है ना 6, 7, 8, 9, ये पांचों के पांचों है तो परचेज का ही, बट इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो फटाफट एंट्री करते चले जाओ। पहली एंट्रीज क्या होगी, साथ साथ में बोलते रहना मेरे को ताकि मैं लिखते रहूं। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखो, ऊपर में सबसे ऊपर लिख लेना जर्नल एंट्रीज, और सबसे पहले फॉर्मेट बना दो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर जर्नल एंट्रीज, डेट काट देना, आप सिर्फ लिखना सीरियल नंबर क्योंकि डेट नहीं है। फिर है पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम एंड रुपीज। उसके बाद एंट्री नंबर 1 आएगा यहाँ पे। तो एंट्री नंबर 1 जो आएगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी जरा बताओ। आज भी रिवीजन करवाया है मैंने, दोबारा से बताना आप लोग। व्हाट विल बी दी सर जर्नल कैश एंट्री ऑफ, हाँ अकाउंट जी, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया। क्या हम लोग नरेशन लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर। और इस क्वेश्चन में भी हम लोग नरेशन लिखेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन से हम लोग नरेशन जो है ना क्लास में लिखना बंद कर देंगे, एग्जाम में जरूर लिखना। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कितने रुपीज हैं? 1 लाख रुपीज। डेबिट के कॉलम में डेबिट वाले के सामने, और कैपिटल का क्रेडिट है तो कैपिटल के सामने क्रेडिट के कॉलम में 1 लाख रुपीज। जितनी अमाउंट से डेबिट होता है उतनी अमाउंट से क्रेडिट होता है, इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड शुड बी इक्वल एट द एंड। बनाते जाओ। फिर सेकेंड एंट्री बताना, फर्स्ट हो जाए फिर सेकेंड एंट्री बताना है। यश, ऐशल, अब की बार आपकी बारी। हृदय आया नहीं आज। सेकेंड एंट्री बताना है आप लोगों को। सेकेंड एंट्री बताओ जी। The furniture account debited to cash account. यस दिशा, टेल मी, इज इट करेक्ट और नॉट? सेकेंड एंट्री बॉट का मतलब परचेज ही होता है, याद रखना। बॉट बोलो, परचेज बोलो। बॉट फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स के लिए क्या एंट्री होता है? दिशा टेल मी। यस सर दिशा। फिक्स एसेट्स के लिए हम फिक्स एसेट अकाउंट लिखेंगे, या फिर सर जो भी हमने खरीदा है उसके लिए उस वो लाइक अभी फर्नीचर है तो बताया था, फर्नीचर अभी अकाउंट लिखेंगे। बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। फिक्स एसेट्स अकाउंट का मतलब है उस एसेट्स का नेम। तो फिक्स एसेट्स के इस बार हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट आएगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी आएगा। फिक्स एसेट्स एक हेडिंग हो गया ना, फिक्स एसेट्स एक हेडिंग हो गया, उसके अंदर बहुत सारे एसेट्स आते हैं। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट नहीं लिखना, बल्कि फिक्स एसेट्स का जो नेम है, मतलब फिक्स एसेट वाला जो अकाउंट है, अकाउंट करा जो फिक्स एसेट्स है। जैसे फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट, प्लांट होगा प्लांट अकाउंट, मशीनरी होगा मशीनरी अकाउंट। ओके, तो अब बताओ जरा क्या एंट्री होएगा यहाँ पे। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बताओ। कैश अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब। अगर कुछ ना बोले तो इसका मतलब हमने कैश में बाय करा। 50,000, 50,000। क्या हम नरेशन लिख लेंगे? हाँ सर, नरेशन लिखो। बीइंग फर्नीचर परचेज या बॉट, जो मर्जी आप लिख सकते हैं।
फिर थर्ड एंट्री भी लिखना है आपको, थर्ड एंट्री बताना है आपको। आप लोग ही बताओगे थर्ड एंट्री क्या होएगा। सोचो, दिमाग लगाओ, गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन में मत आना। थर्ड एंट्री, हाँ जी। So bank account debited to cash account. Yes, Aishal, is this entry is correct? Yes, sir. वेरी गुड, सही जवाब है। नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन भी बताओ इस बार। The being cash deposited. Debited into bank. हाँ जी, क्या बोला आपने दिशा? Sir, being cash deposited into bank. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फोर्थ बताओ, इस बार उसने विथड्रू करा है, बैंक से विथड्रू करा है पैसे 11,000 रुपए, क्या लिखोगे? The cash account debited to bank account. यस दिशा, टेल मी। So cash account debited to bank account. बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि विथड्रॉ किया तो कैश इंक्रीज हो गया और बैंक डिक्रीज हो गया। बीइंग नरेशन अब लिख लो आप, 11,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश Sir, विथड्रू, being बीइंग withdrawn कैश for office. विथड्रॉन फॉर ऑफिस यूज लिख लेना। आप देखो एंट्री नंबर 4 और 5 में क्या डिफरेंस है, सुनो। पहले तो फिफ्थ का एंट्री बताओ, फिफ्थ में क्या बोला है? फिफ्थ का बताओ भाई, फिफ्थ क्या बोला है? फिफ्थ बताओ, फिफ्थ। फोर्थ में तो इसने कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, और फोर्थ और फिफ्थ क्या है? कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो क्या एंट्री होएगा बताओ जरा, 5,000 का। इस बार भी कैश Sir, विथड्रू करा है बैंक से, हाँ जी। debited to cash account. क्या क्या दोबारा बोलना, क्या था? Drawings account debited to cash account. यस ऐशल, आप बताओ क्या एंट्री होएगा? So same. कैश क्यों होएगा, बैंक नहीं होएगा क्या? बैंक से उसने विथड्रॉ करा तो बैंक लिखना, अगर कैश विथड्रॉ करेगा तो कैश लिखना। छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बैंक से उसने पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स टू बैंक लिख दो आप। ओके, ठीक है ना? बोलो भाई बोलो। Yes. ओके, नंबर 6। अब देखो 6, 7, 8, 9, 10 ये समझना है, ध्यान से सुनना। जरा पहले तो मैं समझा देता हूँ, सुनो। 6, 7, 8, 9 क्या इसमें देखो, सबसे पहले मैं सिमिलैरिटी बताता हूँ। ये सारे जो है ना 6, 7, 8, 9 जो हैं, वो सारे के सारे परचेज ऑफ गुड्स ही है, फिक्स एसेट्स नहीं है, सारे परचेज ऑफ गुड्स है। पहले तो दिखा सिमिलर, सारे परचेज ऑफ गुड्स है। बॉट का मतलब भी परचेज ही होता है। तो जब आप परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। पहली बात तो समझ में आया, परचेज अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इन इन पांचों में परचेज अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, मतलब 6, 7, 8 ये सारे जो एंट्रीज हैं 10 तक के। और टू वाला हमें ढूंढना है। टू में क्या हो सकता है? टू में 3 टाइप्स के हो सकते हैं परचेज। या तो कैश में परचेज होगा, बैंक के थ्रू परचेज होगा, या उधार पे परचेज होगा। तो या तो कैश आएगा, या बैंक आएगा, या फिर क्या आ सकता है? उसका नाम आ सकता है। ओके, उसका नेम आ सकता है। तो अब जरा बताओ मेरे को फटाफट, ये जो है इसमें 6 वाले में क्या आएगा? क्रेडिट किसको करेंगे? डेबिट तो भैया परचेज को करेंगे। परचेज गुड्स फॉर ऑफ ₹1,500। कहीं पे इसने बताया है कि कैश में करा है, बैंक के थ्रू करा है, या उधार पे? कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी Yes. नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहेगा ना तो हम क्या मानेंगे, किसमें परचेज करा है? कैश में, कैश में, ठीक है ना? कुछ भी नहीं बोलेगा तो कैश में। सुनते रहना, अभी लिखना मत। सेकेंड बताओ, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 पेमेंट बाय चेक। इस बार बता दिया है उसने पेमेंट किसके थ्रू करा है? चेक के थ्रू। Check.
तो क्या होगा बताओ, चेक का मतलब होता है बैंक, तो इस बार किसके थ्रू परचेज करेंगे हम, बैंक के थ्रू, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 6 वाले में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 7th वाले में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, बताओ एक बार। यस सर। अब जरा पहले 9th वाला बताओ, 8th के पहले जरा 9th बताओ। 8th के पहले परचेज गुड्स ऑफ ₹13,000 फ्रॉम सुरेश। ओहो, इस बार सुरेश से परचेज करा है, इसने ना तो कैश बोला, ना बैंक बोला, ना चेक बोला, ठीक है, नेम बता दिया है कि सुरेश से। तो इस बार इसका मतलब ये किस पे परचेज करा है, उधार पे। नेम बोलेगा तो उधार पे, तो इस पर्सन का नेम आ जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट अंडरस्टैंड? हाँ भाई, डू यू अंडरस्टैंड? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश आ जाएगा। लेकिन जरा 8th वाला देखना, 8th वाला क्या बोला है, बॉट गुड्स ऑफ ₹9,000 फ्रॉम अमरेश। ओ सर, इसमें ना नेम दे दिया है और साथ में इन कैश भी लिखा है। बताओ जरा, नीचे में सिर्फ नेम था तो उसका नेम लिख दिया, लेकिन 8th वाले में नेम भी है और कैश भी है, तो हम क्या मानेंगे बताओ भाई, हम क्या करेंगे, बोलो तो कैश अकाउंट। बोलो भाई दिशा। सर कैश कैश लेंगे, क्योंकि भाई देखो, कोई भी परचेज करोगे, नॉर्मल परचेज क्या होता है भाई, परचेज कहीं ना कहीं से तो इंसान से ही करते हैं, या किसी दुकान से ही परचेज करेंगे, कहीं से भी किसी न किसी पर्सन से ही करते हैं परचेज। लेकिन अगर कैश बोलेगा तो कैश मानो, चेक के थ्रू बोलेगा तो चेक के थ्रू मानो, कुछ ना बोले तब भी कैश ही मानना है। लेकिन सिर्फ नेम दे देगा, सिर्फ नेम, और ना कैश ना चेक ना बैंक कुछ बताएगा, तो हम उस पर्सन का नेम लिख देंगे, इसका मतलब वो क्रेडिट पे किया। और लास्ट देखो, लास्ट में उसने बोला है अमित से परचेज करा है, और लिख भी दिया है साफ साफ ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। तो जब लिख देगा, इसका मतलब ऑन क्रेडिट का मतलब उधार है, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब उधार होता है। तो 1.5 लाख का, तो इस बार अमित का नेम आ जाएगा। बताओ ये पांचों परचेजेस क्लियर हुआ कि नहीं? इसी टाइप के क्वेश्चंस परचेज का रहेगा आपके बुक के सभी क्वेश्चंस में, इन्हीं पांचों में से कोई एक क्राइटेरिया रहेगा। समझ आई बातें? परचेज के यस। ट्रांजेक्शन इसी 5 टाइप का होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो अब जरा 6 वाली एंट्री बताओ, 15,000 का परचेज करा है, तो क्या हो जाएगा बताओ 6 की एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लिखते चले जाओ फटाफट, नरेशन आप लोग लिख लेना। ये घर पे कितने का परचेज करा है? 5,000 का। 5,000 का ही करा था ना, 15,000 का। सेकेंड परचेज किया है बैंक के थ्रू 10,000 का, तो यहाँ तो 15 कर लो। सेकेंड परचेज 7th एंट्री है, स्टिल परचेजेस करा है, तो सब में परचेजेस अकाउंट डेबिट होएगा। हाँ जी, क्या कह परचेज रहे हो अकाउंट दिशा? डेबिटेड बैंक अकाउंट। बहुत बढ़िया। कितने रुपीज? 10,000। इसके बाद 8th एंट्री फिर से परचेज है 9,000 का फ्रॉम अमरेश, इन कैश है, कैश में किया है इस बार। है नेम भी, लेकिन साथ में कैश भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कैश ही मानेंगे। 9,000 का नंबर 9 फिर से परचेजेस ही है। इस बार उधार पे करा था, और नंबर 10 भी लिख लेना है लास्ट में, परचेजेस अकाउंट 2। ठीक है जी, ये तो था सुरेश, ए पोस्ट ऑफिस एस लगा के अकाउंट लिख देना आप, ठीक है। और ये भी था किससे, ये था अमित से, 1.5 लाख का और 13,000 का। तो यहाँ पे मैंने 13,000 लिख दिया, 13,000 लिख दिया, और इस बार मैंने सिर्फ अमित लिखा है। ये हाईलाइट कर लें, देखो एक में मैंने सुरेश अकाउंट लिखा है, एक में मैंने सिर्फ अमित लिखा है, बोथ आर करेक्ट। एक 50 का है, 15, 1,50,000। ठीक है, अगर नेम सिर्फ लिख दोगे तो भी सही है, और नेम के आगे अकाउंट वर्ड लिखना होता है तो उसके लिए ए पोस्ट ऑफिस एस लगाना पड़ता है। अगर मैं चाहूं तो अमित कैपिटल अमित अकाउंट भी लिख सकता हूं, अदरवाइज मैं सिंपल सिंपल सीधा अमित लिख के छोड़ भी सकता हूं। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना, सबके नरेशन आएंगे, नरेशन सबका आएगा, याद रख लेना, और नीचे अंडरलाइन।
तो इसे कॉपी कर लो जरा क्विकली। कर लिया नोट? हाँ जी बताओ, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। आशल? यस सर। अब आजाद जी, अब ये कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 भी होमवर्क दिया था, फटाफट आपको एग्जाम्पल 3 का भी करना है, फटाफट फॉर्मेट बनाओ आप और कर लो, उसके बाद हम आगे की सर जो चर्चा करेंगे। सर जो बाकी टाइप्स है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, वो हमें नहीं लिखने हैं रजिस्टर में। कौन से बाकी? जो मैंने 15th सर एंट्री बताई है वो, 15 एंट्री जो यस सर, बताया है उसके ना, बाद उसके नीचे और भी आएगा, तो या तो उसी के आगे 3 पेज और छोड़ दो, या आगे आगे के पेजेस में लिखना। 15 के बाद 16 17 वो भी कराएंगे, टेंशन ना लो, वो भी कराएंगे। पहले अभी 15 तक कर लिया है ना, तो कुछ क्वेश्चंस की थोड़ा पहले प्रैक्टिस कर ले, फिर उसके बाद और कराएंगे। ओके, तो ओके वो वाले, वो 15 के बाद वाले नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। एक्चुअली 15 के बाद जो है ना, नेक्स्ट क्लास में जो है 15 तक कर लिया तो 15th और एंट्रीज नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, 30 तक हम लोग कर लेंगे। आज पहले एग्जाम्पल 2 कराया, उसके बाद एग्जाम्पल 3 करना है, उसके बाद अभी बुक के क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। ये एक काम करता हूँ, पहले बुक के क्वेश्चन दिखाऊं, ये बड़ा एग्जाम्पल है, ये आप अब कर सकते हो। नहीं, पहले ये करो, थोड़ा समझाना था मेरे को, एग्जाम्पल इसलिए दिया हुआ ना क्योंकि इसमें कुछ चीजें समझानी है, फिर आप बुक के क्वेश्चंस आसानी से आप कर सकते हो। स्टार्टिंग के 4-5 वो होमवर्क में दे दूंगा, करो जरा, इसका आंसर करो। पहला एंट्री आप कर लोगे, दूसरा भी कर लोगे, तीसरा भी कर लोगे, इवन 4th भी कर लोगे। 4th तक फटाफट करो, फिर 5th 6th 7th 8th 9th ये मेरे को समझानी है, 5th से लेके 10th तक मेरे को समझाना है, ठीक है। इवन आप 8th भी कर सकते हो, 8 बीच में दे दिया है, कोई बात नहीं। करो जरा, 1 to 4 तो आप कर सकते हो आसानी से, बोलो हाँ या ना। अभी अभी जस्ट ऊपर करा था। नरेशन अभी मत लिखना, नरेशन के लिए जगह छोड़ देना, आप घर पे लिख लेना नरेशन, ठीक है। मेन एंट्री पास करके दिखा दो, इसमें भी डेट नहीं आएगा, सीरियल नंबर आएगा। मेन एंट्री पास करके बताते चले जाओ मेरे को। पहली एंट्री क्या लिखूं? बताओ भाई, कोई तो बताओ, पहली एंट्री क्या लिखूं? बोलो बोलो। अच्छा, फॉर्मेट बना रहे हो क्या? तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब। नरेशन आप लिख लेना घर पे, जगह छोड़ दिया मैंने। सेकेंड एंट्री बताओ भाई आशल, इस बार प्लांट एंड मशीनरी बाय कराए, हाँ कौन बताएगा? 50,000 का, बोलो। The plant and machinery account debited to cash account. समझ में आ गया दिशा? प्लांट एंड मशीनरी इज फिक्स एसेट, बट हम फिक्स एसेट ना लिख के प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। नंबर थर्ड एंट्री बताओ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 25,000, बोलो भाई। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ओ सॉरी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोच के बताओ, बैंक। समझ के। बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा है तो बैंक बढ़ गया, कैश घट गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होएगा। और गुड्स को परचेज करा है 55 का, तो बताओ भाई गुड्स परचेज करा तो क्या एंट्री हो जाएगा? फोर्थ। फोर्थ बताओ, गुड्स को परचेज करा है, ये रहा ना, गुड्स बॉट ऑफ ₹55, क्या एंट्री होगी? The purchases account debited to cash account. यहाँ तक ठीक है विदिशा? यस सर। 55,000 नरेशन आप घर पे लिख लो। फिफ्थ पे आते हैं जरा, फिफ्थ पे सुनो। जैसे ऊपर वाले में परचेजेस 5 तरीके का था ना, यहाँ पे भी वैसे ही सेल्स 5 तरीके का मिलेगा आपको। देखो,
सोल्ड गुड्स का मतलब है गुड्स को आप बेच रहे हो। कुछ भी नहीं कहा तो क्या मानोगे, जरा बताओ, फटाफट बताते चले जाओ, क्या मानोगे? कुछ भी नहीं बोलेगा तो कैश कैश। में सेल करोगे, बैंक में या उधार पे? कैश में। बोलते रहना है। अब इसने गुड्स सेल किया है सुरेश को वर्थ ₹15,500। बताओ, इस बार नेम लिख दिया है ना, तो कैश बोला ना चेक, तो क्या मानेंगे बताओ जरा। तो क्रेडिट। दिशा रिप्लाई करते रहो। तो क्रेडिट। फिर इसने बोला है गुड्स को बेचा है फॉर चेक। चेक वाले के लिए क्या लिखूंगा बोलो? बैंक अकाउंट। परचेज जैसा ये सेल्स। फिर है परचेज, अच्छा ये तो परचेज किया है अमित से, तो ये अमित से परचेज किया है, यानी अमित का नियम आएगा, उधार पे परचेज करा। फिर से सेल किया है गुड्स को टू डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट। ओ, किसी कंपनी को बेचा है भाई, डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये नेम ही है। पर्सन को भी बेच सकते हैं, किसी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, किसी कंपनी, किसी दूसरे बिजनेस वाले को भी हम सेल कर सकते हैं, और हम भी किसी दूसरे बिजनेस से परचेज भी कर सकते हैं। याद रख लेना, ये भी नेम ही है, कंपनी का नेम। याद आया, पर्सनल अकाउंट ही होता है। तो उसने नेम, सोल्ड गुड्स टू नेम इतने रुपीज का। कुछ बताया है क्या इसने? कैश, क्रेडिट, बैंक, चेक, कौन सा मानूं? तीन, कैश, बैंक या उधार, क्या मानूं? बोलो जल्दी से, रिप्लाई करो कुछ तो। कैश बोला है? नहीं। बैंक, चेक वगैरह कुछ बोला है? नहीं। तो क्या मानेंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट। बिल्कुल। और इसमें नेम क्या लिख देंगे? डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और कैश की एक लास्ट एंट्री दे दी है कैश, तो कैश हो गया। आ गया समझ में, है ना? तो क्या एंट्री कर लोगे? फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड 10th करो जरा। फिफ्थ में गुड्स को बेचा है 29,000 का कैश में, तो फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगा? सेल के लिए क्या एंट्री होती है बताना जरा। तो सेल्स अकाउंट। बोलो भाई दिशा एंड एशल, पूरा बोलो। हाँ जी, सेल्स का अकाउंट तो होता है, पूरी एंट्री क्या होगी? किसको डेबिट, किसको क्रेडिट? चलो देख के बता दो, रजिस्टर में अभी अभी लिखा था, बोलो। तो सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। गुड्स को बेचा, सिंपल से सोल्ड गुड्स, ये रहा ना। गुड्स को बेचा तो सेल के लिए क्या एंट्री होती है? तो सेल्स एंट्री अकाउंट। नंबर 11। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आप बताओ भाई दिशा। सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ ऐशल, कहाँ हो नालायक तुम? पीछे रजिस्टर देखो जरा, फिर भूल गए। सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश इंक्रीज होएगा, जो आता है उसे डेबिट, या यू कैन से जो एसेट्स इंक्रीज होता है उसे डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा था, तो सेल्स में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, हाँ भाई अशल। यस सर। 29,000। नेक्स्ट बताओ, मतलब सेल्स हर बार क्रेडिट होता है, परचेजेस हर बार डेबिट होता है। परचेजेस एक्सपेंसेस होता है, सेल्स इनकम होती है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो सेल्स इनकम है, ये भी याद रख लेना। इसके बाद बताओ, गुड्स को बेचा है सुरेश को उधार पे, सुरेश को बेचा है, फिर बैंक के थ्रू बेचा है 15,500 30,000। $15,500 और 30,000 को बेचा है बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन सब में लिख लेना आप घर पे, ओके? नरेशन का जगह छोड़ देना एक लाइन, मैं लिख नहीं रहा क्लास में। इसके बाद 8th और 9th। 8th में है परचेज किया है अमित से 1,50,000 का, इस बार परचेज है, तो पहले तो परचेज लिख लो। परचेजेस टू अमित आ जाएगा 1,50,000 का, और फिर से सेल्स आएगा 9, सेल्स आएगा तो टू सेल्स अकाउंट आएगा क्रेडिट में,
और डेबिट में उधार पे बेचा है तो उसका नेम आ जाएगा। कौन सा नेम था उस कंपनी का? नेम डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। 9th वाला डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक चीज का। एक लाख 30,000। इसके बाद गुड्स को बेचा है फिर से कैश में 23,500 का। तो 10th एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 23,500। अब सुनो जरा ध्यान से, रुको 1 मिनट, कॉपी कर रहे हो 1 मिनट रुक जाओ, रुको रुको रुको। 2 एंट्री और समझाना, फिर इकट्ठा सारा कॉपी कर लेना। लास्ट की 2 एंट्री देखो जरा, सुनो ध्यान से। लास्ट की 2 एंट्री सुनो सुनो सुनो। 11th पढ़ो। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम 127,000 फ्रॉम डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड से आपको कितने रुपीस का चेक मिला? चेक मिला, चेक। चेक कितने का मिला है? चेक का मतलब बैंक, 127 का। डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कौन था बताना जरा? जिसको हमने उधार पे बेचा था। वही सामान उधार पे 1 पीस का दिया था, तो कभी ना कभी तो उससे हमें पैसे मिलेगा। तो उसने 11वीं एंट्री में पैसे दे दिए हैं और कैश ना देके चेक दिया, यानी बैंक के थ्रू 127 दिया है। मतलब सर 1 पीस की जगह 127 दिया है, तो 3,000 और बाद में हम उससे लेंगे, बाद में देगा मेरे को। तो बताओ जरा, कैश रिसीव हुआ तो एंट्री क्या होगा? ये एंट्री मैंने वैसे बताया नहीं है, अब लॉजिकल सोच के समझना जरा। जो आता है डेबिट, जहां से आया उसको क्रेडिट, और जो चीज इंक्रीज हुआ डेबिट, एसेट्स के बारे में। तो कैश यानी कि बैंक, बैंक इज एसेट्स। बैंक बढ़ रहा है, हमारे पास आ रहा है तो बढ़ रहा है बैंक, तो मैं बैंक को डेबिट कर दूंगा। और किस पर्सन से आया? किस पर्सन से आया? डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड नेम है, ठीक है, डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, डेटर्स था वो। तो उस पर्सन को मैं क्रेडिट कर दूंगा। समझ में आई बात है? एंट्री बताओ हाँ या ना। जब पैसे आए तो 11th जो एंट्री मैंने लिखा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू, उस पर्सन का नाम लिख दिया जहां से पैसे मुझे मिले हैं, डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। आप पूरा पूरा लिखना, मेरे पास जगह नहीं था तो इसलिए टी लिख दिया। 1,27,000 मिला था। और हमने 12th, पहले देख लो, सुन लो सुन लो, 12th भी समझ लो फिर इकट्ठा लिखना। 12th में जस्ट उल्टा है। हमने अमित से परचेज करा है उधार पे, तो अब हम लोग अमित को पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख का। पेमेंट करना मतलब मेरे यहाँ से कैश जाएगा, इस बार चेक से पेमेंट किया है तो फिर से बैंक, हमारे यहाँ से बैंक डिक्रीज हो जाएगा। तो बैंक को क्रेडिट करोगे, और जिसको दिया डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला अमित, रिसीव करने वाला। इसके ऊपर में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो डायनेमिक ट्रेडर्स देने वाला था इसलिए इसको क्रेडिट करा और बैंक को डेबिट कर दिया, ऐसे भी सोच सकते। और पेमेंट जिसको देते हैं अमित को, उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसे करेंगे? चेक जो दिया है, जो हमारे यहाँ से जा रहा है चेक, या डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसका नेम लिख देंगे अमित। अमित डेबिट या अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे चेक के थ्रू पेमेंट करा। कितने रुपीस? 1 लाख रुपए दिया था। लास्ट की दोनों एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो जरा। ये दो न्यू था, इसकी अलग से मैंने एंट्री बताई नहीं है, अलग से ट्रांजेक्शन्स बताया नहीं है। जो 15 तक हमने लिखा था डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता दिया। अगर हम किसी से उधार पे सामान खरीद के लाते तो उसको कभी ना कभी पेमेंट करना पड़ेगा। तो अमित से खरीदा था, अमित को पेमेंट कर दिया, तो अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश भी हो सकता था अगर कैश में पेमेंट करोगे तो। और डायनेमिक ट्रेडर से हमने पैसे रिसीव करें क्योंकि हमने उसको पहले उधार पे बेचा था, पहले उधार पे सेल किया था, तो आज मैं उससे पैसे रिसीव कर रहा हूं, तो मेरे पास आया, तो बैंक डेबिट टू डायनेमिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट में अकाउंट भी और लगा देना। ठीक है भाई, आ गया समझ में यहाँ तक? बताओ दिशा, कॉपी कर लो। एंड एशल, बस आज की क्लास यहीं तक है, मैं होमवर्क दे देता हूँ, पहले इसे कॉपी कर लो। अभी मैं होमवर्क देने वाला हूँ, आप अपनी बुक से होमवर्क बनाना है, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन। तो हो गया। होमवर्क है आपका, आपके बुक का स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन। हो गया ना दिशा? ये बताओ जल्दी से।
यस सर हो गया। तो ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको आपके बुक में स्टार्टिंग में। देखो इसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो इसमें डेट है, तो इस बार सीरियल नंबर की जगह पता है क्या लिखोगे? डेट। कैसे लिखोगे डेट, बताओ जरा। तो जैसे ये जनरल एंट्रीज है ना, तो ये ऊपर में डेट लिखना, और 2018 है तो 18, और यहाँ पे एक काम करना, देखो ये कौन सा महीना दिया हुआ है? 2018 अप्रैल, सारे अप्रैल की एंट्री है, बोलो। तो आप पता है क्या कर लोगे, यहाँ पे लिख लेना 2018, और इसके बाद ना आप लिख लो अप्रैल, और फिर लिखना 1 2 3 4। तो ये आपका एक 2018 अप्रैल की सारी आती चली जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2018 एक ही बार लिखना है, और अप्रैल का शॉर्ट में APR, अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3, अप्रैल 4, जो जो ट्रांजेक्शन होएगा, राइट। तो इस बार आपको डेट लिखना है आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये आपका एक हो गया होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है आपके बुक का, ठीक है। क्या यही सेम क्वेश्चन है आपके बुक में? जरा एक बार रीड करा दो, चेक कर लो जरा। ये 1 लाख है क्वेश्चन 2 में, चेक करो जरा, मैच कराना। राहुल स्टार्टेड बिजनेस क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 1 किससे स्टार्ट था? बुक निकालो जरा क्विकली। यही है रमेश वाला? हाँ जी, बताना जरा, आपके पास बुक है ना? दिशा बुक है आपके पास? सर है, देख रही हूँ, एक सेकेंड। देखो लास्ट पे आओ। यस ऐशल, बुक है आपके पास? यस सर। चेक करो जरा, क्या सेम क्वेश्चन है बुक में आपके? यही है सीरियल नंबर, हो सकता है कई बार आगे पीछे हो। ये थोड़ा मेरा क्वेश्चन जो है पुराने बुक के अकॉर्डिंग है, तो अगर आपके पास नई बुक है तो नई बुक के अकॉर्डिंग आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 1। वही है, रमेश से स्टार्टेड। अनसॉल्व क्वेश्चन में होगा जनरल, चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 सबसे लास्ट में आगे TS ग्रेवाल सर की बुक, चैप्टर 8 में सबसे एंड में अनसॉल्व जो क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल। मिला नहीं मिला? अरे कितना टाइम लग रहा है ढूंढने में। चैप्टर 8 पॉइंट समथिंग होएगा। सर ये रमेश वाला क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 है, चलो कोई बात नहीं, 12 है। 2 नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड यही है, राहुल से। राहुल से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। सर सर सेकंड में ये क्वेश्चन है। हाँ ये नहीं है, ये वाला नहीं है क्या? बताओ ना सेकंड क्वेश्चन। सर ये राहुल वाला क्वेश्चन नंबर 13 है। अच्छा ये और 12 है, सर ये 13 है। बोलो तो बोलो। वैल्यूज डिफरेंट। अच्छा तो एक काम करना, पता है क्या करना? आप अपने बुक के ना स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। अब तो खुश, आप अपने बुक के अकॉर्डिंग बनाना और 5 क्वेश्चन बना लेना, ओके। बोलो, लगा लो यस 5 सर। क्वेश्चन स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 होमवर्क में, ठीक है।